चैप्टर 105 ईशानी की सोच। नंदिनी की ब्लश करना। अनुजा और रितिका की बात सुनकर काव्या और नंदिनी भी हंसने लगे। हाँ, जो भी कहो, सच में जीजू तो मेरी आइडल है। अब तो मुझे भी जीजू के जैसा ही अपने लिए लड़का चाहिए, नंदिनी ने हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर रितिका टेढ़ी स्माइल करते हुए बोली, ऐसा मैंने कल नोटिस किया था मिस्टर तेजस अग्रवाल तुम्हें बड़े प्यार से देख रहे थे। मुझे तो लग रहा है उनका दिल आ गया है तुम पर। ऐसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। वैसे भी वे जीजू के दोस्त तो हैं, उनकी तरह ही होंगे। रितिका की बात सुनकर नंदिनी को तेजस की याद आ गई। तेजस का उसे ऑफिस घुमाना, उसके लिए खाना ऑर्डर करना, उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछना और उसे प्यार से देखना। तेजस की ये सब बात याद करके नंदिनी के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और वो ब्लश करने लगी। उसकी होठों पर स्माइल देखकर और उसे ब्लश करते हुए देखकर अनुजा और काव्या की आंखों में भी एक चमक आ गई। काव्या नंदिनी को चिढ़ाते हुए बोली, क्या बात है, कोई इतना ब्लश कर रही है? काव्या की आवाज़ सुनकर नंदिनी होश में आई और अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए बोली, मैं कोई ब्लश नहीं कर रही हूँ, लगता है तुम्हारी नज़रें ही खराब हो गई हैं। उसे इस तरह नजरें फेरते देख काव्या, अनुजा और रितिका हंसने लगे। वहीं उन्हें हंसते हुए देखकर नंदिनी और भी चिढ़ गई। वहीं ईशानी बस चुपचाप अपना लैपटॉप लेकर घर में बैठी थी। उसे चुपचाप बैठा देख काव्या बोली, ईशु तुझे क्या लगता है तेजस जी नंदिनी से प्यार करते हैं? उसकी बात सुनकर ईशानी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। ईशानी के हाँ में सिर देखकर सब चौंक गए। ईशानी ने इस बात से इनकार नहीं किया, तो इसका मतलब ये सच है कि तेजस नंदिनी को पसंद करता है और ये बात शायद ईशानी पहले से ही पता है। नंदिनी भी हैरान थी। उसने तो सोचा था कि यह बात सिर्फ उसे पता है और उसने ही नोटिस किया है कि तेजस शायद उसे पसंद करता है, पर ईशानी ने ये सब कब नोटिस कर लिया। वहीं ईशानी फिर से लैपटॉप में काम करने लगी। वहीं बाकी तीनों अभी भी शॉक थे। इसका मतलब ईशानी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ईशानी को पता है तेजस जी एक अच्छे लड़के हैं और शायद वे नंदिनी से सच्चा प्यार करते हैं। इतना कहकर अनुजा ने नंदिनी को आंख मार दी। अनुजा को ऐसे कहने से नंदिनी को और भी ज़्यादा शर्म आने लगी। इसका मन कर रहा था वहीं गड्ढा खोदकर उसमें छुप जाए। फिर वह अपने शर्म को छुपाते हुए चिढ़ते हुए बोली, हाँ हाँ बस करो, हम सब ने भी देखा कि कैसे तुम और अभिक भाई छुप छुप कर एक दूसरे को देखते हो। उसकी बात सुनकर अनुजा चुप हो गई। उसे बहुत शर्म आ रही थी कि इसके अभिक को देखने से सब उसे नोटिस कर रहे थे, पर उसके मन में थोड़ा दुख भी था कि अभिक ने अभी तक उससे अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं किया है। सब एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। तभी काव्या बोली, यार मुझे एक बात समझ नहीं आई। अब जीजू के गार्ड्स उस छिपकली को धक्के मारकर भगा रहे थे, तब मिस्टर दर्शित वहीं थे। फिर भी उन्होंने ना तो अपनी प्यारी बहन प्रिया के लिए स्टैंड लिया और ना ही उसकी मदद करने की कोशिश की। तो खड़े होकर बस सब कुछ देख रहे थे, जैसे प्रिया की बेइज्जती होना ना होना उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और तो और बाद में भी वे प्रिया से बात कर रहे थे, तब ऐसा लग रहा था जैसे वे प्रिया को डांट रहे हों। और वे छिपकली भी तो रो रही थी। लगता है तेरे दर्शित भाई के अंदर ही सबसे ज़्यादा अकल है, रितिका ने भी काव्या का साथ देते हुए बोला। उसकी बात से बाकी तीनों भी सहमत थे, उन्हें भी ये सब देखा था। वहीं उनकी बात सुनकर ईशानी के हाथ जो लैपटॉप पर किसी मशीन की तरह चल रहे थे वे रुक गए और वे सोच में पड़ गई। अगर देखा जाए तो ये सच था, जब वो यहाँ थी तब भी दर्शित उसे कभी कुछ नहीं बोला था दूसरे भाइयों की तरह, और न ही वे प्रिया की बातों में आकर उसे कभी कुछ सुनाता था। उसके सामने वे प्रिया से प्यार से भी नहीं जताता था और वे ईशानी से भी बात नहीं करता था, पर कभी कभी ईशानी को बनाए हुए खाने को खा लेता था। अगर सच कहे तो दर्शित प्रिया से दूसरे भाइयों की तरह इमोशनल अटैच नहीं था और ना ही वे ईशानी को कभी बुरा बोलता था, पर वे सबके सामने ईशानी के लिए कभी स्टैंड भी नहीं लेता था और यही बात ईशानी को सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी। अनुजा की हवा से वे अपने होश में आई और अपना सिर झटक कर फिर से अपना काम करने लगी। वहीं नीचे दर्शित के जाने के बाद प्रिया हॉल में उसका हालत इस वक्त कुछ ठीक नहीं लग रहा था। गिरने की वजह से उसके हाथ में
चोट भी लग गई थी। उसके बाल जोर से खींचने की वजह से उसके बाल भी बिखरे हुए थे। इसकी ऐसी हालत देखकर हॉल में दर्शित और दादाजी को छोड़कर बाकी सब तो कंसर्न हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया की ऐसी हालत कैसे हो गई। यहाँ वे जाते वक्त तो बिल्कुल ठीक थी, तो अब उसकी हाल ऐसे कैसे हो गई। आरती जी उसे जल्दी से अपने पास बैठाकर बोली, क्या हुआ बेटा, तुम्हें चोट कैसे लगी। अपने मॉम की बात सुनकर प्रिया समझ गई थी कि शायद उसके दर्शित भाई किसी को सारी बातें नहीं बताई। ये जानकर वो थोड़ा रिलैक्स हो गई। फिर वे इनोसेंट बनने का नाटक करते हुए बोली, कुछ नहीं मम्मा, मैं बस गलती से गिर गई थी जिस वजह से मुझे चोट लग गई। वे ये बोलकर एक तीर से दो निशाने लगाना चाहती थी कि उसकी फैमिली उसके लिए कंसर्न हो जाएगी और उसके दर्शित भाई भी उसे और गलत नहीं समझेंगे और वे उनके सामने फिर से एक अच्छी और अंडरस्टैंडिंग लड़की बन जाएगी जो खुद दर्द में होकर भी दूसरों को बचा रही है। पर उसकी इन बातों का दर्शित पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे प्रिया के इन मैनिपुलेटिव बिहेवियर पर बस गुस्सा आ रहा था। अगर प्रिया के इस बिहेवियर पर उसने पहले ध्यान दिया होता तो आज उसकी खुद की बहन ईशानी उससे इतना नफरत नहीं करती। आरती जी मेड से कहकर जल्दी से फर्स्ट एड किट मंगवा लिया और प्रिया की चोट पर ऑइंटमेंट लगाने लगी। वहीं अपने मॉम को और भाई को अपने लिए इतना कंसर्न होता देख प्रिया बहुत खुश हो गई। वहीं दूसरी तरफ रहाणे विला में वीरेंद्र जी और माया जी परेशान होकर हॉल में बैठे थे। कल की पार्टी में जब से मोक्ष और राजवंश फैमिली ने सबके सामने उन्हें इग्नोर किया है, तब से उन्हें बिजनेस सर्कल में क्रिटिसाइज किया जा रहा है। भले ही इसका असर उनके बिजनेस पर ज़्यादा नहीं पड़ रहा हो, क्योंकि उस पार्टी में जय बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, फिर भी थोड़े तो असर पड़ना ही था। ऊपर से अब तो नरेंद्र जी ने उनसे मिलने से ही मना कर दिया था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आज नहीं तो कल बिजनेस सर्कल में सबको पता चल जाएगा कि उनका अब राजवंश फैमिली से कोई अच्छा रिश्ता नहीं है। तब वे कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। डैड, क्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं उस ईशानी मेहरा के साथ। आप जानते हैं ना, मैंने हमेशा से सिर्फ मोक्ष से शादी करने का सपना देखा है। अपनी बेटी की बेवकूफ़ी भरी बातें सुनकर वीरेंद्र जी और भी चिढ़ गए। वे थोड़े गुस्से में बोले, तुम फिर से वही बात लेकर बैठ गए। ईशानी मेहरा अगर सिर्फ मेहरा खानदान की बेटी होती तो शायद हम कुछ कर सकते थे, पर क्या तुम भूल गई पार्टी में क्या हुआ था। ऊपर से इंडिया के सबसे बड़ी 4 पावरफुल फैमिलीज उसे प्रोटेक्ट कर रही हैं। अगर ईशानी मेहरा को खरोच भी आए तो सब हमें छोड़ेंगे नहीं, और त्वर मोक्ष भी हमें नहीं छोड़ेगा अगर उसने उस लड़की के साथ कुछ करने की कोशिश किया तो। उनकी बात सुनकर और उन्हें गुस्से में देखकर दीप्ति चुप हो गई। वहीं माया जी वीरेंद्र जी को शांत कराते हुए बोली, आप शांत हो जाइए, ये सब हमारी गलती है। हम पहले उस लड़की का पूरे बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से चेक कर लेना चाहिए था। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र जी शांत हो गए और आगे क्या करें ये सोचने लगे। वहीं दीप्ति के मन में तो बस यही चल रहा था कि कैसे ईशानी को अपने रास्ते से हटाए। एक बार ईशानी मोक्ष के लाइफ से चले गई तो मोक्ष के पास सिर्फ वो रहेगी, मोक्ष पर सिर्फ उसका हक होगा। वे ये सब सोच रही थी, पर उसे कहाँ पता था कि वे जिसके बारे में, जिस रास्ते से हटाने को बारे में सोच रही है, वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि पूरे अंडरवर्ल्ड पे राज करने वाली क्वीन है। अपने एक इशारे पर ईशानी उनके पूरे बिजनेस को बर्बाद करके उन्हें रोड पर भीख मांगने के लिए छोड़ देगी। वहीं दूसरी तरफ महाजन फैमिली में सब हॉल में बैठे हुए थे। किसी का भी मूड अच्छा नहीं था। सब ये कह रहे थे कि महाजन फैमिली कितनी अच्छी है, जो प्रिया को एक गोद ली हुई बेटी है। ये जानकर भी प्रिया से अपने बेटे के रिश्ते शादी तय कर रही है। पर उनके बातों से महाजन फैमिली को सरकाज़म साफ नज़र आ रही थी। सुबह से इंटरनेट पे जो चल रहा था उसे देखकर उनकी पूरी फैमिली परेशान थी। अब उन्हें प्रिया को अपने बहू के रूप में चुनने का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। काश उस वक्त लालच में वे इतने अंधे ना होते और प्रिया के बदले ईशानी को अपनी बहू के रूप में चुन लेते, तो आज वे लोग इस तरह से परेशान नहीं होते बल्कि ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते।
पर अब वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कल रात पार्टी में उन्हें देख लिया था कि मोक्ष राजवंश ईशानी को लेकर कितना पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव है, और वे लोग तो मोक्ष की बराबरी कभी कर भी नहीं पाएंगे। तो ईशानी मोक्ष को छोड़कर राहुल को क्यों चुनेगी भला? वहीं राहुल को भी आज बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया से पीछा कैसे छुड़ाए। प्रिया सुबह से बार बार उसे कॉल कर रही थी। राहुल उसके कॉल को इग्नोर कर भी तो कितना टाइम हो गया था। उसे अब प्रिया अपने गले में फंसे हड्डी की तरह लग रही थी, जिसे जितना चाहे वे निकालना भी नहीं सकता था। रोनिका अपने मॉम को देखकर बोली, मॉम, मुझे अब ये प्रिया बिल्कुल सही नहीं लग रही है। वे अभी तक हमारे घर में आई भी नहीं, पर अभी से सबको परेशान कर दिया है। अगर वे हमारे घर में आ गई तो पता नहीं क्या तांडव करेगी यहाँ। उनकी बात सुनकर मोहिनी जी सहमत होते हुए बोली, तुम सही कह रही हो। वे सच में एक अच्छी लड़की नहीं है, वरना वह इतने सालों तक इस बात को राहुल से क्यों छुपाती कि वे मेरा फैमिली की गोद ली हुई बेटी है। राकेश जी भी उनकी बातों से सहमत थे। उन्हें भी प्रिया कुछ खास पसंद नहीं थी। वे तो अपने बिजनेस और मेरा फैमिली से प्रिया को मिलने वाले शेयर की वजह से ही प्रिया से शादी करने के लिए तैयार थे। अगर उन्हें ये सब पहले से पता होता तो इस शादी और मंगनी के लिए कभी नहीं मानते। वहीं उन सब की बातों से राहुल और भी परेशान हो रहा था। उसे सब सच में पछतावा हो रहा था। वहीं मेहरा मेंशन में ईशानी और उसके दोस्त को छोड़कर बाकी सब हॉल में बैठे थे। तभी जैकी अपने हमेशा की मस्त मौला अंदाज के साथ मुस्कुराते हुए अपने हाथों में एक फाइल पकड़े अंदर आया। उसे देख बाकी सब भी और दादाजी दादी माँ खुश हो गए, क्योंकि इन कुछ मुलाकातों से ही उन्हें जैकी काफ़ी अच्छा लगने लगा था। जैकी का नेचर और ईशानी के लिए उसका एक छोटे भाई की तरह प्यार, सब कुछ दादाजी को अच्छा लगता था। वहीं जैकी को देखकर प्रिया का मुंह बन गया, क्योंकि वे पिछली बार की तरह इंसल्ट अभी तक नहीं भूली थी। प्रिया को खुद को घूरते पाकर जैकी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अरे जैकी बेटा, आओ यहाँ बैठो, दादाजी बोले। तो जैकी भी जाकर उनके पास बैठ गया। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।